हाँ, शुरू करें। मेरे प्यारे प्रतियोगियों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग यथाशीघ्र जुड़ जाइए। कक्षा आपकी बिल्कुल प्रारंभ हो चुकी है। एक बार हमें आप जो भी बच्चे जुड़े हों कमेंट करके बताएं, हमारी आवाज आप तक बिल्कुल पहुंच पा रही है। रोहित गुप्ता जी, श्रेया मिश्रा, अमृता गौतम, विकास मिश्रा जी, सबको जय श्री राम, जय हिंद। आप सभी लोगों का एसवीजे कोचिंग में वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार आप लोग अपने वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर जरूर कर दो, बच्चे जुड़ जाएं बेटा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे बालक प्रतियोगी जुड़ रहे हैं। थोड़ा एक बार वीडियो को शेयर मार दो, जो भी लोग जुड़े हो। तो हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कक्षा की शुरुआत एक इस कहा जाए तो बिल्कुल आपके लिए प्रेरणादायी वचनों से ध्यान से सुनना। जो बीत गई वह बात गई, जो बीत गई वह बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनन को देखो, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। जो बीत गई वह बात गई। ध्यान देना साथियों, इसका मतलब यह है कि आप एकदम नए जोश, उमंग और उत्साह के साथ अपने आने वाले जो सामने आपकी परीक्षा है, मन में आत्मविश्वास जगा करके लग जाओ। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपकी अपनी संस्था एसबीजे कोचिंग बिल्कुल लेकर उपस्थित, और आपके सिलेक्शन के लिए चुने चुने चुनिंदा प्रश्न, जो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को आप देखोगे परीक्षा में। तो आइए, जो भी बच्चे जुड़ पाए उनका एक बार नाम ले लेता हूं। शिवम पांडे जी भी, जय हिंद पांडे जी, वेलकम आपका। आनंद कुमार, अरविंद आर्या, सुधीर सरोज जी, श्रेया मिश्रा जी हैं ही, अभिषेक गुप्ता, टारगेट विथ दीपू सर, वेलकम है आपका, अभिनंदन है। आशु यादव जी, सबको जय जय श्री राम। आइए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जो भी हमारे बच्चे जुड़े सबका एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन। तो आइए आपके सामने देखो, ये पहला प्रश्न है बेटा। प्रश्न है, तरन तनूजा, ध्यान से देखो, अब बिल्कुल एकाग्र हो जाओ और अपने क्वेश्चन पर ही ध्यान देते हैं। तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनोह सुहाए। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। जो भी हमारे साथी प्रतियोगी जुड़े हो, बताओ उत्प्रेक्षा, वृत्यानुप्रास, शब्दालंकार, सभावोक्ति, कौन आप मारना चाहोगे?
बताएं। विकास मिश्रा जी भी, हरिकेश यादव जी, श्रेया और विकास सारे बच्चे कह रहे हैं सी मारेंगे। शिवम पांडे जी कह रहे हैं सी मारेंगे। ध्यान से प्रश्न को देखिए क्या लिखा है दोस्तों। तरन तनुजा तट तमाल। प्रश्न देखो कैसे घुमावदार प्रश्न है। ये प्रश्न कहता है, देखो कहता है तरन तनुजा, यहां त आया, यहां त आया, यहां त आया, यहां त आया, यहां त आया। और बेटा आपने अलंकार में पढ़ा है वर्ण साम्यम अनुप्रासः। ध्यान देना, वर्णों की आवृत्ति जहां पर होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहां पर विकल्प देखिए, विकल्प है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास मैंने अपने एसबीजे कोचिंग के सभी प्रतियोगियों को शानदार तरीके से आप ऑफलाइन की कक्षा में पढ़े थे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन होता देखो मैं लिख दे रहा हूं। पहला है आपका छेकानुप्रास, दूसरा है आपका वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास, और मेरे दोस्त पांचवा आपने पढ़ा था, पांचवा पढ़ा था क्या, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास ध्यान देना, अनुप्रास के भेद आप पढ़े थे कि पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास, पांचवा है अंत्यानुप्रास। और पांचों की परिभाषा क्या है, एक एक लाइन सुन ही लो। छेकानुप्रास, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजन एक या अनेक बार आए वहां छेकानुप्रास होता है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहां स्वरूप और क्रम से व्यंजन की आवृत्ति हुई है दोस्तों। आपने वृत्त्यानुप्रास पढ़ा, कलावती केलिवती कलिंदजा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशु, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यदि यहां पर अनुप्रास होता विकल्प में तब तो बिल्कुल अनुप्रास है ही दोस्तों। अगर मान लो बेटा अनुप्रास नहीं आया, अनुप्रास का भेद दे दिया वृत्त्यानुप्रास, तो क्या दिक्कत है भाई। वृत्ति अनुप्रास, जहां वर्ण की आवृत्ति हो वो वृत्त्यानुप्रास है। तो देखो तरनी है, तनुजा है, तट है, तमाल है, तरुवर है। बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि विकल्प में अनुप्रास है तो अनुप्रास मारना, नहीं तो इसका भेद वृत्त्यानुप्रास है। तो आप सी पर शब्दालंकार पर दोस्त मत आना, वृत्त्यानुप्रास ही राइट आंसर लगाना। जो भी हमारे साथी जुड़े हो सबका अभिनंदन है। प्रियंका पांडे जी भी आ गई हैं, प्रवीण पटेल जी भी, निशा जी भी। जय हिंद बेटा, जय हिंद निशा। और साबस, आइए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ाते हैं। विशाल मिश्रा जी आ गए, ढेर सारा आशीर्वाद मिश्रा जी आपको दे रहा हूं। देवराज द्विवेदी जी वेलकम वेलकम, जय हिंद देवराज। आप सब लोग सिपाही बनो और ऐसे जय हिंद सैल्यूट मारो। एसबीजे कोचिंग की मंगल कामना है आप लोगों के साथ। आइए हम लोग आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपका वृत्त्यानुप्रास है।
कभी कभी लाटानुप्रास भी अगर आपसे पूछ दे तो ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है लाटानुप्रास का, आजकल परीक्षा में खूब पूछ रहा है। लाटानुप्रास अगर आपसे पूछेगा तो एक उदाहरण बड़ा पॉपुलर हो रहा है। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसी के उलट भी दिया, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर ये उदाहरण आए तो दिमाग में रख लेना, कहीं पर लिख लेना, लाटानुप्रास दिमाग में रखे रहना कि हमने एसबीजे के प्रश्नों की श्रृंखला में पढ़ा कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय भी आए तो लाटानुप्रास लगाइएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले का राइट आंसर बेटा बी। आइए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं आपके सामने। देखो ये प्रश्न है, ध्यान देना। सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशव दास, अब के कभी खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश। क्या शानदार पंक्ति है दोस्त। सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशव दास, अब के कभी खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आप देख लो। अनुप्रास है कि यमक है कि उत्प्रेक्षा है कि विरोधाभास है? जो भी हमारे साथी प्रतियोगी जुड़े हो, मैं चाहूंगा कि राइट आंसर दें आप। यादव जी भी आ गए, जय हिंद यादव जी। वंदना नंदन जी जय हिंद। श्वेतांशु बघेल जी जय श्री राम श्वेतांशु जी। प्रियंका पांडे जी दो का ए मार रही हैं प्रियंका। और भी हमारे साथी आशु चौहान जी भी आ गए। अच्छा आशु चौहान जी वेलकम वंदना जी का कर रहे हैं, धन्य है आशु। प्रवीण पटेल जी आइए। तो देखो बेटा, कोई बात नहीं, आप यहां ध्यान से देखो। यहां पर क्या है, आपने यमक अलंकार पढ़ा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना। उदाहरण में अगर एक शब्द का जोड़ा लग जाए साथियों, एक शब्द का जोड़ा, जोड़ा मीन्स डबल, डबल मीन्स दो बार एक शब्द आ जाए और विकल्प में यदि यमक दिया हुआ है तो सावधानी से दिमाग में सोचना कि ये यमक अलंकार हो सकता है। प्रायः 4 विकल्पों के आधार पर। देखो पहला है सूर, सूर सूर 2 बार आया, ए है सूर, ए है सूर। अब आपने यमक में तो यही पढ़ा है मेरे साथियों। शानदार तरीके से हमारे एसबीजे के प्रतियोगी अलंकार भी पढ़े कि यमक अलंकार वह अलंकार है जहां एक शब्द 2 बार आ जाए किंतु दोनों का अर्थ अलग अलग निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो देखो सूर है और सूर है। पहले सूर का अर्थ क्या है? यहां कवि सूरदास से लिया गया दोस्तों। पहले सूर का अर्थ है कवि सूरदास और दूसरे सूर का अर्थ क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। पहले सूर का अर्थ है कवि सूरदास जी, दूसरे सूर का अर्थ क्या है? सूर्य। यहां देखो कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध कहावत कि सूरदास जी तो हिंदी साहित्य के सूर्य की भांति हैं, तुलसीदास जी शशि माने चंद्रमा के समान हैं और केशवदास जी उडगन माने तारे के समान हैं। उडगन माने तारे के समान हैं। अब के कवि खद्योत सम। बेटा खद्योत माने जुगनू, जहां बैठे हो बोलो खद्योत माने जुगनू, जुगनू। आज के कवि तो जुगनू के समान हैं, जह तह करत प्रकाश। जहां तहां माने कहीं कहीं प्रकाश कर देते हैं। आज के जो कवि हैं खद्योत सम, जुगनू की भांति हैं। लेकिन पहले के कवि सूरदास जी सीधे सूर्य के समान, तुलसीदास जी शशि माने चंद्रमा के समान, केशवदास जी
उडगन माने तारे के समान। तो जब इतनी बात हो गई तो आपका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है? यमक अलंकार। यहां कौन अलंकार है? यमक अलंकार है। और यहां पर एक बात और ध्यान रखना, हो सकता है ये भी उदाहरण आपसे पूछ दे, काली घटा का घमंड घटा। इसलिए चर्चा कर दे रहा हूं कि काली घटा का घमंड घटा भी आपके पेपर में आ जाए तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि एक शब्द दो बार आ जाए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। काली घटा का घमंड घटा, पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है घटना कम होना। तो यमक का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। कभी आपके सामने ये भी आ जाए कि मंदिर में रहती थी तो 3 बेर खाती थी, अब मंदिर में रहती हैं तो 3 बेर खाती हैं। दोस्तों 3 बेर और 3 बेर, पहले 3 बेर का अर्थ है जब सीता जी अपने पापा मम्मी के साथ अपने महल में रहती थी तो 3 बेर माने 3 बार खाती थी। जैसे आप लोग जब अपने माता पिता के साथ रहते हो तो 3 बार खाते हो। सीता माता समय का चक्र देखो, जब अपने पति राम के साथ वनगमन गई तो 3 ठू बैर नामक फल वहां मिलता था खाने को। समय कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। इसलिए साथियों जो 60,000 की वैकेंसी है, जाने मत देना, एक सीट अपनी ले लेना। और सीट दिलाने के लिए आपकी संस्था एसबीजे आपके लिए रात दिन प्रयास कर रही है। दोस्तों देखिए ये कौन अलंकार है? आपका यमक अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा भी आ जाए, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं आ जाए तो भी यमक ठोकना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर एक शानदार प्रश्न आपके सामने आया। बेटा प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। मेरे साथियों देवराज द्विवेदी, तीसरी बेर 3 बेर 3 बार और 3 बेर माने 3 बैर नामक फल। द्विवेदी जी, श्रेया मिश्रा जी, मंदना नंदन जी सब एक बता रहे हैं, बिल्कुल सही आप बता रहे हो। कनक कनक ते 100 गुनी ये आपका यमक अलंकार है। लेकिन कभी कभी प्रश्न थोड़ा घुमा देगा, ध्यान देना। यहां आ जाए कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, वा खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। यहां बेटा कभी ऐसे घुमा देगा प्रश्न को और आपसे पूछेगा, ये उदाहरण दे दिया, ध्यान से सुनना कि वा खाए, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। लिख दिया। यहां पर प्रथम कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, सोना, और कुछ 2 ऑप्शन दे देगा। तो अगर खाए आ जाए तो पहले कनक का अर्थ धतूरा है, अगर पाए आ जाए तो फिर कनक का अर्थ सोना है। मेरे दोस्त दिमाग को एकदम निर्मल बनाना, ध्यान देना। इस समय आप लोगों को केवल और केवल जो अश्क न छलके आंखों से, उस अश्क की कीमत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। तो गम, जब तक सिपाही की नौकरी हम नहीं पाएंगे, रात दिन एक कर देंगे। कलाम जी की, अब्दुल कलाम जी की यह पंक्ति, स्वप्न वह आए, स्वप्न वह आए जो सोने पर न आए, स्वप्न तो वह है जो हमें सोने ही न दे। बेचैन हो जाओ कि सिपाही नौकरी ले लेना है हमको। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आपके सामने प्रश्न है, खग कुल कुल का बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा। यहां रेखांकित शब्दों में अलंकार है मेरे दोस्त।
क्या शानदार प्रश्न है। श्रेया मिश्रा जी, पहले कनक का अर्थ है धतूरा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। अभिषेक गुप्ता जी, अमृता गौतम जी, प्रियंका पांडे, प्रवीण पटेल। आइए, बिल्कुल एकदम आप लोग मस्त रहिए यार, बता तो रहा हूं। आप जब पेपर में बैठोगे तो पेपर क्वेश्चन देखते देखते इतना अंदर से आत्मविश्वास, इतनी मुस्कुराहट आएगी, आपको लगेगा ये सब तो हम लोगों ने एसबीजे में पढ़ा लिखा सुना सब कुछ कर लिया है। ये एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। देखो, खग कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। तो मैंने अब आपको बता ही दिया। कोई भी उदाहरण आए, यहां देखो कुल कुल आ गया। पहले कुल का अर्थ है समूह और दूसरे कुल कुल का अर्थ है मधुर कलरव करना। खग माने पक्षियों का, कुल माने समूह, पक्षियों का समूह। कुल कुल माने मधुर कलरव करने में लगा हुआ है। तो कुल कुल यहां शब्द का जोड़ा लगा और दोनों का अर्थ दोस्त अलग अलग हुआ। तो अलंकार कौन हो गया? यमक अलंकार। ये आपका राइट आंसर है। इसमें भी यमक अलंकार। कहां से उदाहरण दोगे भैया हमारे यमक अलंकार में? हमारे सभी प्रतियोगी पहले से ही एकदम बैठे हैं कि आओ हम तैयार हैं आंसर लगाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने है। देखो, प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, ध्यान देना, एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? बताएं, रूपक है कि अनुप्रास यमक? हमें कमेंट करके बताएं बेटा, कौन सा अलंकार आप मारोगे इसमें? प्रियंका पांडे जी वही पढ़ा रहे हैं जो यहां पर हैं और जो एग्जाम में प्रश्नों को देखोगे आप, उन्हीं प्रश्नों को है बेटा। देखिए, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ आए, ध्यान देना, ये ट्रिक मैंने आपको बताया। और ट्रिक क्या है एक बार फिर से देख लो। शब्द एक, अर्थ अनेक, वही है श्लेष। शब्द एक, अर्थ अनेक, वही है श्लेष। ये दिमाग में रखना, चाहे परिभाषा आए चाहे उदाहरण आए। जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो कौन होता है अलंकार? मेरे प्यारे भाई बहन लोग, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। जो भी प्रश्न है सब चुनिंदा प्रश्न है बेटा, ध्यान देना। अब सीना फाड़ के तो दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, साक्षात इसके आप प्रतिभागी बनेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिक से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताएं हमको कमेंट करके मेरे दोस्तों, कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे साथियों? क्या लगाओगे इसमें? शैलेंद्र जी भी आ गए, वेलकम शैलेंद्र जी, अभिनंदन है आपका, स्वागत है। आपको देखते ही जो ऊर्जा है हमारी वो कई गुना में वृद्धि कर लेती है।
क्या हमारे साथी सब हैं। रोहित गुप्ता जी भी आ गए, नीट सब डी बता रहे हैं। शिवम पांडे जी, वाह बेटा वाह, हमारे साथी क्या शानदार। देखो ये प्रश्न देखिए, ये आज भी माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड कक्षा 10 के तुलसीदास के धनुष भंग में प्रेजेंट में भी ये सिलेबस रखा गया है। और क्या लिखा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिक से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। इसमें अलंकार है तो अर्थ पहले आप देख लो। अब आप जानते हो उपमा का भी ट्रिक, उत्प्रेक्षा का भी और दृष्टांत का भी। यहां अर्थ है साथियों, उदयगिरि, उदयाचल रूपी विशाल मंच पर, उदयाचल रूपी विशाल मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही सभी साधु संत रूपी कमल विकसित हो गए और उनके नेत्र रूपी भ्रमर आनंदित हो गए। मैंने आपको ट्रिक बताया था, रूपक अलंकार का कोई भी उदाहरण आएगा, दो शब्दों के बीच में दोस्त योजक लगा रहेगा, आंख बंद करके रूपक मारिएगा। आपको अर्थ नहीं करना है, ट्रिक दिमाग में रख लो। योजक लगा रहे दो शब्दों के बीच में, रूपक मारिएगा। यहां देखो गिरी मंच पर भी योजक लगा है और लोचन भृंग पर भी योजक लगा है। तो क्या आप ढूंढना है, योजक लगा है तो हम रूपक मारेंगे। तो कौन अलंकार है आपका, रूपक अलंकार। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर। दोस्तों आप बहुत जो समय बचा है अपने अंदर जुनून ले आओ कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्व लक्ष्य का ध्यान नहीं। तो तुम्हें अपने लक्ष्य को क्लियर करना है तो एसबीजे के साथ जुड़ जाओ। एक हफ्ते सिलेक्शन की पूरी गारंटी दोस्त। देखो रूपक अलंकार आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, ध्यान देना, आपको खुद जो देखो मैंने क्या कहा, जो हमारे अच्छे कॉम्पिटिटिव हैं प्रश्नों की श्रृंखला देख करके उनको गर्व होता होगा कि थैंक यू एसबीजे ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला के लिए। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, कमेंट करके तुरंत बताओ किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, बताएं। अमृता गौतम जी कह रही हैं शैलेंद्र भैया से कि हम बहनों के ऊपर भी आशीर्वाद अपना बनाए रखना। हमारे शैलेंद्र भैया तो ऐसे हैं कि एकदम इनके व्यक्तित्व का जितना बखान करें तो कह दो कि सूरज के आगे दीपक लेना। आइए, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए, तो मेरे दोस्त वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास, दिमाग में रख लेना। सूर की बात आए तो वात्सल्य रस, बिहारी की बात आए तो श्रृंगार रस, कहीं लिख लेना, बिहारी की बात आए तो श्रृंगार रस, कवि भूषण की बात आए तो वीर रस, और भक्ति रस की बात आए तो विद्यापति। एक क्वेश्चन से 4 निशाना लगाना, समझ गए ना? न समझना तो वीडियो को प्ले करके फिर से देख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो क्या होता है? उपमा होता रूपक, दीपक, उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तो कौन अलंकार होता है मेरे दोस्तों, बताएं। प्रियंका पांडे जी फट फट उत्तर दो बेटा। शिवम पांडे जी, रमन सिंह भी आ गए हैं, वारे रमन वेलकम। नीरज यादव जी, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।
सबका सम्मान है। आइए, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? तो बेटा वहां पर अब थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ना है। हमारी प्रियंका बहन कह रही हैं कि सर थोड़ा सा तो एक क्लियर कर लो। यद्यपि ऑफलाइन की कक्षा में मैंने समझाते हुए नोट्स भी है, जो साथी चाहे तो यहां से नोट्स भी ले सकते हो, बाकी वो आपके ऊपर है। क्लियर कर लो, उपमेय में उपमान की संभावना अगर आ जाए, संभावना या कल्पना आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपके 8वें का विकल्प डी राइट आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना आ जाए तो उत्प्रेक्षा। कभी कभी आपसे प्रश्न कह दे, यही मैं बता रहा था प्रियंका जी, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है तो वहां रूपक अलंकार होता है, और संभावना या कल्पना आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों देखो, प्रश्न है, पी पर पात सरिस मन डोला, पी पर पात सरिस मन डोला। प्रश्न है, में मन क्या है? बताएं जो हमारे प्रतियोगी जुड़े हो। पी पर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? उपमेय है कि उपमान है कि वाचक है कि धर्म, क्या है बताएं? देवराज द्विवेदी, आशु चौहान जी, प्रियंका पांडे, नीरज यादव, यादव जी बी बता रहे हैं। यादव जी बी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आइए मैं ही आपके सामने बता दूं। मैंने आप लोगों से यही दिमाग में रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उपमेय, उपमान, वाचक। उपमेय क्या है दोस्तों? जिसकी उपमा दी जाए। उपमान क्या है? जिससे उपमा दिया जाए। वाचक क्या है? जो शब्द उपमा को, जो शब्द उपमा को प्रकट करे, जो शब्द उपमा को प्रकट करे, इसे नोट कर लेना। जिसकी उपमा दी जाए उपमेय है, जिससे उपमा दिया जाए उपमान है, जिस शब्द से उपमा प्रकट किया जाए वाचक है, और जिस गुण या धर्म के आधार पर उपमा दिया जाए दो साधारण धर्म है। तो प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला, ये मन क्या है? यहां पर उपमेय है। मन की तुलना किससे की गई? पीपल के पत्ते से की गई, तो मन उपमेय है। पीपल पात उपमान है मेरे दोस्त। ऐसे भी प्रश्न आएंगे, और मैंने आपको पढ़ाते समय उदाहरण भी बताया। यद्यपि जो हमारे अन्य प्रतियोगी जुड़े हो, दिमाग कॉन्सेप्ट कर लो। उपमेय माने जिसकी उपमा दी जाए, उपमान माने जिससे उपमा दिया जाए। तो मन यहां उपमेय है, इसलिए आपका विकल्प नंबर ए होगा दोस्त। 9 का ए, जिसकी उपमा दी जाए। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। जैसे पीपल का पत्ता हमेशा चलता रहता है, मन भी हमेरा पूरा चलायमान रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहां प्रश्न है, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मोड़ती जाए। इसमें अलंकार पूछा है। पाव महावर देन को नाइन बैठी आए, कौन अलंकार है मेरे दोस्तों? कौन अलंकार आप मारना चाहोगे? जो भी हमारे साथी जुड़े हो, हम चाहेंगे आपसे वीडियो को लाइक कर देना जरूर से जरूर, और हो सके तो शेयर भी मार देना मेरे दोस्तों। शिवम पांडे जी बता रहे हैं 10 का सी। बारे शिवम भैया। यादव जी बी बता रहे हैं। कुंदन गिरी जी,
श्रेया मिश्रा जी सब भी बता रहे हैं। देखो ये प्रश्न है, राइट आंसर हमारे बच्चे लोग बता रहे हैं। बहुत गर्व हो रहा है आपके ऊपर। बिल्कुल भ्रांतिमान अलंकार है। पाय महावर देन को नाइन बैठी जा। ध्यान देना, महावर माने रंगना। ये लड़कियां, बहनें, माताएं जानती हैं। पैर में महावर कहते हैं, रंगना जिसको कहते हो। पूजा पाठ शुभ अवसर पर पैर में महावर दिया जाता है। तो एक स्त्री को नाइन माने जो नाउन कहते हैं आप लोग, वो जा करके महावर दे रहे थे। नाइन मतलब कि जो ये सब कार्य करते हैं, वह स्त्री इतनी गौरांग थी, लालिमा से परिपूर्ण थी कि वो नाउन भ्रम में पड़ गई और बिना रंगना लगाए ही, महावर लगाए ही उसके एड़ी को मोड़ती गई। तो एड़ी भी सुंदर हो कि भ्रांतिमान भ्रम हो जाए नाइन को कि क्या सौंदर्य। इसलिए तो क्रेक क्रीम आजकल आया है, क्रेक लगाओ और सुंदरता पाओ। आओ तो 10 का कौन? बी राइट आंसर आपका। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यह है 11वां प्रश्न। जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? साथियों ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए। श्वेतांशु बघेल जी, अमृता। बताएं। चलो मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो दोस्त, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां विभावना अलंकार होता है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति, विभावना अलंकार। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 12। देखो यहां पर आ गया, अभी आपने परिभाषा पढ़ी। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो, विभावना। यहां उदाहरण क्या है? बिनु पद चले। ध्यान देना, प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन अलंकार होता है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्त? अभी आपने पढ़ा कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए, तो बताओ क्या बिना पैर के चला जा सकता है? क्या कान के बिना सुना जा सकता है? बोलो। तो कारण के बिना यहां कार्य हो रहा है। बोले बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो यहां विभावना अलंकार है। और ये भी उदाहरण विभावना का आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, विभावना अलंकार का उदाहरण। परिभाषा पूछ दे, जहां कारण के बिना कार्य हो जाए, विभावना अलंकार हो जाएगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये थोड़े इतिहास का अच्छा प्रश्न आ गया यहाँ पे। प्रश्न है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग का गठन साथियों 1955 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कभी प्रश्न आ जाए राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे दोस्त, बाल गंगाधर खेर। ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर। और राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न की ओर। यहां देखो प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। बोलो, सार्थक लघुत्तम इकाई है। जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हो बताओ, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है मेरे प्यारे दोस्त। श्रेया मिश्रा जी, जितने हमारे बच्चे हैं, शैलेंद्र भैया, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
प्रियंका जी, श्रेया मिश्रा, सनी सोनी, प्रवीण पटेल और भी हम अपने जिन साथियों का नाम न ले पाए, नाराज नहीं होना। आप सब लोग हमारे हृदय में हो और आपको हम सिपाही बना करके दिखाएंगे। एसबीजे कोचिंग का लोहा मनवा कर दिखाएंगे लोगों को। आइए देखिए, ये प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है, शब्द है। अगर सार्थक शब्द है दोस्त, सार्थक का विच्छेद करोगे स प्लस अर्थ हो जाएगा, तो शब्द का ही अर्थ होता है। इसलिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। तो 14 का ए। आइए हम लोग 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, देखो प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से कि लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से, यहाँ सौरसेनी है, अपभ्रंश से प्राकृत से। वेरी इंपॉर्टेंट, इतिहास के भाषा से थोड़े प्रश्न है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, बोलो ए बी सी डी, ऐसे ही हमें आप आंसर देकर बताएं। वारे शैलेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सत्य कह रहे हैं। एकदम जोर लगा दो दोस्तों, ध्यान देना, जोर लगा दो। इसी पर एक कोटेशन, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दो। ध्यान देना दोस्तों, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे प्रतियोगियों के हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। और यही श्रृंगार है कि आपकी एसबीजे कोचिंग आपको सिपाही बनने बिल्कुल उद्यत है, तैयार है। आइए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। किससे हुई? सौरसेनी अपभ्रंश से। नोट कर लेना इसको, हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई मेरे दोस्त। तो ये आपका राइट आंसर। प्रीता मंगेशकर क्या है? देखिए, तो सौरसेनी अपभ्रंश। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, इसे साथियों नोट कर लेना। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑपरेटर महोदय, हमें 10 मिनट समय जब 8 बजने में रहे तो इशारा कर दीजिएगा। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसी, जायसी, विद्यापति, नंददास। इसे नोट कर लेना बेटा, इसे लिख लेना, नोट कर लेना। ऐसी विद्यापति, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति हैं दोस्त, इसे लिख लेना। ए भी प्रश्न आए तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए ठोकना इसको। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 17वां, देखो ध्यान से, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया की बिहारी बोधिनी। मेरे प्यारे दोस्त बताइए, बिहारी की रचना का क्या नाम है? 17 है प्रियंका जी, देखें हमारे दोस्त शिवम पांडे जी, नीरज यादव, सनी सोनी, आशु चौहान, आशु चौहान बिल्कुल गजब आंसर दिए, बहुत बढ़िया। बिहारी सतसई, बिल्कुल बिहारी सतसई। बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई। आप जानते हो, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। 719 दोहा है बिहारी सतसई में। कितने दोहे हैं 719 दोहे बेटा, 719 दोहे बिहारी सतसई। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखो आपका 18वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी। ऐसे प्रश्नों को कहीं नोट कर लेना, लिख लेना। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक, यहां देखो क्या है, सर्वाधिक
पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, ये चारों बोली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। ये उपभाषा हमारे 5 होते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। हिंदी की 5 उपभाषाएं यहां पर बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो नोट कर लेना, ब्रजभाषा है। कौन है? ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली ब्रजभाषा है दोस्त। तो 18 का ए राइट आंसर। आइए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 19वां, ब्रजभाषा है। ध्यान देना, कहीं से भी घुमाकर आगे पीछे से आंसर दे, आप लोगों को फतह करना है उस प्रश्न को। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी। 5वां है आपका राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, ये हिंदी की बेटा 5 उपभाषाएं हैं। ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो कहीं नोट कर लो। हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं, 18 बोलियां मानी जाती हैं दोस्तों, और 22 भाषा मानी जाती हैं। मालूम है ना? 22 भाषा, 5 उपभाषा, 18 बोली। लिख लो कहीं पर, नोट कर लेना। तो ब्रजभाषा क्या है? अभी आपने पढ़ा, पश्चिमी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में क्या आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी आप पढ़ ही लिए। ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, और हरियाणी जिसको बांगरू कहते हो। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही। बिहारी हिंदी में कौन कौन बोली है? भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी में कौन है? कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी में कौन है? कुमाऊनी और गढ़वाली। और राजस्थानी में क्या है? जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती। ये सब राजस्थानी हिंदी हैं। तो बेटा इसका 19 का आपका राइट आंसर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 20वां प्रश्न है। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है। तो देखो, थोड़ा मैं ऊपर बढ़ा देता हूं, यहां से आप देखो, ये 4 ऑप्शन दिया दोस्त। कहा हिंदी विकास का सही क्रम है, तो अपने दिमाग में रख लेना। और नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ये यहां से देखो, ऐसे संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, सौरसेनी है, फिर पश्चिमी हिंदी। तो आपका ए है। अपने दिमाग में रखना, कभी भी आपसे 5 बातों को आपको ध्यान में रखना है। बोलो कितनी बातों को? 5। नंबर 1 संस्कृत, क्रम बता रहा हूं, इसे नोट कर लेना। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 पाली, नंबर 3 प्राकृत, नंबर 4 अपभ्रंश, नंबर 5 सौरसेनी। कभी भी आपसे क्रम पूछा जाएगा तो ये 5 अगर आपके दिमाग में है, क्या क्या? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी, फिर सौरसेनी से ही हिंदी का विकास हो गया दोस्त। तो ये 5 क्रम दिमाग में रखिएगा। तो आपका 20 का राइट आंसर ए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है। ये देखो, ये भी अगर मैं कह दूं तो ये भी नोट कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा से क्या है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो दिमाग में रखना, नोट कर लेना, भारोपीय। हिंदी किस परिवार की भाषा है? बेटा भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? बेटा भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की, ठीक, इसे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी किस परिवार की भाषा? भारोपीय परिवार की भाषा। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? आप जानते हो, खूब अच्छे से आप पढ़े हो, अंतस्थ 4 होते हैं। कौन कौन? य, र, ल, व। ये 4 आपके अंतस्थ होते हैं प्यारे दोस्त। ये अंतस्थ कितने होते? 4।
कौन कौन, य र ल व। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो देखो ए है व, र ल, ए है ब, तो आप जानते हो और बिल्कुल बता भी सकते हो कि कौन है। अनिल राजपूत जी, शैलेंद्र जी, प्रवीण, श्वेतांशु, शिवम, बढ़िया बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा। तो देखो ये ट्रिक है, बहुत कुछ नहीं। अंतस्थ चार होते य र ल व, तो यहाँ ब है, यह है नहीं, र व ल तो है, लेकिन जो ब है, ब तो बेटा आपका किस में आ जाएगा? स्पर्शी व्यंजन में आ जाएगा। क से प वर्ग तो स्पर्श वर्ण होता है, यर ल व अंतस्थ होता है, सख सह आपका उष्म होता है। तो क्लियर है। तो 22 का विकल्प नंबर बी, ए ब लिखा है ब, तो ये ब आपका स्पर्श वर्ण में आएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 23वां। ये प्रश्न है इनमें से कौन सी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श का ट्रिक सबको मालूम है कि स्पर्श 25 होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग से लेकर, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। बेटा आप लोग जानते हो स्पर्श व्यंजन 25 माने गए, हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। क वर्ग से प वर्ग जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। अब यहां क्या कहता है? कौन नहीं है? क, च, ट, य। तो जो आपका डी है, अभी आपने पढ़ा यर लव तो अंतस्थ माना जाता है, तो स्पर्श तो क से प वर्ग के 5 अक्षर माने जाते, तभी तो 5×5 = 25 हो गया। तो 23 का विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। बेटा आइए 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है दोस्तों, कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रियंका पांडे जी, मोनू सोनकर भी आ गए, तो सभी का भाई बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम हमारे जो भी प्रतियोगी जुड़े हैं सब बड़े होनहार हैं, अच्छा लग रहा है। कम से कम आप लोगों को देखकर मैं कुछ बोल पा रहा हूं। आइए निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य है? तो आप जानते हो, आप लोगों ने शानदार फार्मूला लिखा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या लिखा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। री माने री, टू माने ट, ठ, ड, ढ, र और एस, इतने आपके मूर्धन्य माने जाते। एक आधी लाइन में फार्मूला बहुत पहले बताया था आप लोगों को, ऋतु रसाणाम मूर्धा, उसी से क्लियर हो गया। तो देखो ट है, ढ है, ठ है, ये तो मूर्धन है, लेकिन जो डी है आपका न, अभी आपने पढ़ा क से प वर्ग के अक्षर स्पर्शी होते, यहां न पूछ रहा है, न पूछ रहा, तो लिरितु लसा नाम दंता, लिरितु तथ दध न, तो दंत में आएगा दोस्त। तो कौन मूर्धन्य नहीं है? तो न आपका नहीं है। आइए आज के आपके प्रश्न की बिल्कुल अंतिम श्रृंखला। आप जानते हो आज मेरा चौथा डे है दोस्तों, और रोज मैं महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करवा रहा हूं। आज को लेकर हमारे 100 क्वेश्चन हो गए, 100 प्रश्न हो गए। अब आपकी ये जिम्मेदारी, 100 प्रश्नों को आपने कितना नोट किया, कितना अपने दिमाग में रखा, ये आपकी जिम्मेदारी। हम लोग पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से आपके सामने कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन हिंदी का हो गया, कल 25 ले आऊंगा तो 125 हो जाएगा। इसी तरह मैं 300 का टारगेट आपके सामने रखा हूं। तो देखिए 25वां प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो जाते जाते एक बार आप लोग आंसर दे ही दीजिए, आंसर दे ही दीजिए कि किस प्रकार के वर्ण हैं आपके। ओ औ किस प्रकार का वर्ण है? 25 का डी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड प्रियंका पांडे जी, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। सूत्र भी जान लो, मैंने आपको लिखाया है और जान भी लो। ओ औ तो कंठोष्ठम, ओ औ तो कंठोष्ठम,
तो ये आपका डी ऑप्शन राइट। ओ औतो कंठोष्ठम, ये बेटा विकल्प है आपका डी राइट आंसर है। दोस्त जो भी साथी जुड़े सबका हृदय से अभिनंदन। और मैं यही चाहूंगा आप लोगों से कि बिल्कुल मन को प्रफुल्लित करिए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को इतना एनर्जी फुल बना दो कि जो हफ्ते 8 दिन 10 दिन बचे हैं, 12 दिन, पूरी ताकत झोंक दो और डांस कर करके, नाच नाच करके, पॉजिटिव थिंकिंग ले करके ये सब प्रश्न दिमाग में सेट कर लो, क्लियर कर लो। कोई दुनिया की ताकत आपको सिपाही बनने से रोक नहीं सकता बेटा। यही नहीं, कोई भी कंपटीशन, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो आपको इसका अक्षरशः लाभ मिलेगा। आपको गर्व होगा कि हमने एसबीजे से जो भी प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ी सब बड़े ही गौरवशील, बड़े ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे और जो हमारे सिलेक्शन का कारण बने। तो दोस्त आज की कक्षा में यही विराम करता हूं। सभी साथियों को जय हिंद।